तो भैया आरेनियस इक्वेशन क्या हुई, आरेनियस ने क्या इक्वेशन दी इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी के बाद, आरेनियस इक्वेशन क्या इक्वेशन रही आरेनियस की, आरेनियस ने बोला क्या कि भैया जो मेरा रेट है कांस्टेंट है k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी है। आपको सब टर्म इसमें पता है, क्या a है, क्या e है, क्या ये है, क्या आर टी है, क्या k है। देखो अब इसको हम लेते हैं कि माना इसका ln ले लो, तो ln k इज इक्वल टू ln a प्लस ln e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो ln से e कट जाएगा तो ये आ जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ये एक इक्वेशन बन गई। अगर ln को हम log में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 2.303 log के इंटू 2.303 log a माइनस, ठीक है, ई ए अपॉन आर टी। अगर ये 2.303 से डिवाइड कर दें सबको तो ये log के अपॉन में लो इंटू log a डिवाइड बाई, ये A कंसंट्रेशन नहीं है, यहाँ A है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर 2.303 से, तो ये आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। एक इक्वेशन बन गई ये, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगली इक्वेशन क्या है, माना सपोज हमारे पास दो रिएक्शन है, सपोज टू रिएक्शंस हैं, क्या क्या है, एक का K1 इज इक्वल टू A1 ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी है, दूसरा रिएक्शन है K2 जिसका A इक्वल टू EA2 EA1 RT1 है, ठीक है, ये दोनों का ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम है, ठीक है, ये सब मान लो। तो देखो क्या होगा, K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू A ई की पावर माइनस EA1 अपॉन RT1, R कॉन्स्टेंट है क्योंकि A ई की पावर माइनस EA2 अपॉन RT2, A से A कट गया तो ये आ जाएगा K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस EA1 अपॉन RT1 माइनस ये जाएगा तो प्लस EA2 अपॉन में RT2। देखो ये माइनस है, ऊपर जाके प्लस की पावर हो जाएगी, ठीक है। अगर दोनों साइड ln ले ले तो ln K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू ln से ये हट जाएगा तो ये वैल्यू मिल जाएगी माइनस EA1 अपॉन RT1 प्लस EA2 अपॉन RT2, ठीक है। अगर, ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई, याद रखो, आगे आ जाओ। अब देखो मान लिया, अब इस पे क्या क्या कंडीशन लग सकती हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो कि भाई दोनों रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी सेम है, टेम्परेचर अलग है, बस क्रिएट कांस्टेंट टेम्परेचर पे बैठ करता ना, EA1 इज इक्वल टू EA2, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ln K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू माइनस के EA अपॉन RT1 प्लस का EA अपॉन RT2, E1 इक्वल टू E2 मतलब EA, तो यहाँ से ln K1 अपॉन K2 आ जाएगा, यहाँ से EA कॉमन आ जाएगा, 1 EA अपॉन R कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1 आ जाएगा, क्योंकि प्लस वाली पहले लिख दी और माइनस वाली बाद में लिख दी। अब इसको log में कन्वर्ट करेंगे तो log K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। ये भी एक इक्वेशन है, ये भी बहुत काम की इक्वेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक्टिवेशन एनर्जी सेम है दोनों, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी सेम है तो टेम्परेचर के साथ K1 वेरी करेगा, टेम्परेचर के साथ K2 वेरी कर रहा है, ठीक है। ये होगी मेरी आरएनएस की इक्वेशन। आओ अब इससे कुछ ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। क्या क्या इक्वेशन देखिए, एक A इक्वल टू ए की पावर माइनस EA बाई K इज इक्वल टू ए ई की पावर EA माइनस RT। दूसरा देखा ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT, दूसरी इक्वेशन ये देखी, और तीसरी चौथी ये देख ली। अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कुछ। आरएनएस की इक्वेशन के ग्राफ भी पूछ लेता है वो। क्या क्या है, पहला ग्राफ देख लेते हैं कुछ। पहला ग्राफ है ln K वर्सेस 1 अपॉन T का, तो ln K वर्सेस 1 अपॉन T यहाँ से आ जाएगा, ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन R इंटू 1/T। यही तो है इक्वेशन। ये y इज इक्वल टू C माइनस M और ये हो गया मेरा x।
तो ये इक्वेशन का ग्राफ बन गया। ये हो जाएगा मेरा ln A, ये ln K, ये 1/t है नोट t, और इसका स्लोप हो जाएगा -EA/r। दूसरा ग्राफ देख सकते हैं हम log k वर्सेस 1/t का। तो log k में क्या करना है, इसको log में कन्वर्ट करेंगे, तो दैट इज log k इज इक्वल्स टू log a माइनस EA/2.303r इंटू 1/t। तो log k अपॉन में 1/t, और ये ग्राफ हो गया, इसका स्लोप हो जाएगा log a, सॉरी इंटरसेप्ट और स्लोप हो जाएगा -EA/2.303। ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। ग्राफ बनाना सिंपल है, आपको y = mx + c के ग्राफ आने चाहिए, वो सब आप मैथमेटिक्स में सीख भी जाते हैं, ठीक है। बाकी मैंने भी बता ही दिए हैं। तो ये सब होता है हमारा आरएनएस की कहानी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इसकी कहानी देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स में, कि भैया पोटेंशियल एनर्जी के साथ कैसे मेरा देखेंगे, कैसा मेरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, वो देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्जन इनटू प्रोडक्ट। कैसा मेरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसका कर्व है पोटेंशियल एनर्जी कर्व, उसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व की कहानी मैं देखूंगा। देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक रिएक्शन, ठीक है, दूसरी होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोनों के लिए अलग तरीके से थर्मिक रिएक्शन पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनेगा। देखो क्या होती है, एक मैंने वाई एक्सिस पर जो मैं लेता हूं, ये याद रखना, वाई एक्सिस पर मेरा होता है पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस पर मेरा होता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स का मतलब वो होता है कि रिएक्शन में जो भी चीज चेंज हो रही हो, दैट इज एक्स एक्सिस। सेम यहां पर पोटेंशियल एनर्जी और यहां पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। आगे बात समझ में, चलो बस इसी को समझना है। देखो अगर मेरी रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो जो मेरी रिएक्टेंट की एनर्जी होगी, ये समथिंग कुछ रिएक्टेंट होगा, ये यहाँ ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहा होगा, या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोल दो, यहाँ पहुँच रहा होगी इसकी एनर्जी, और ये कन्वर्ट हो रहा होगा प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट की एनर्जी समथिंग ये होगी, यहाँ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। देखो अब यहाँ अलग अलग चीज़ देखना, देखो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी को हम बोलते हैं जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, इसी को हम फ्री एनर्जी भी बोलते हैं या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। इस रिएक्टेंट से यहाँ तक की एनर्जी को मैं बोलता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ से आगे जाने की एनर्जी, इस एनर्जी को बोलता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी EA फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये EAF क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी की बात करूँ, इस लाइन से यहाँ तक की एनर्जी को, ये होगी मेरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस इस प्रोडक्ट की एनर्जी का बीच का जो डिफरेंस होता है, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है, डेल्टा H, जिसको हम डेल्टा H को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देखो यहाँ इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो इस केस में कितनी आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, ठीक है, प्रोडक्ट की ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, तो ये पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी मेरा ग्राफ सही बन रहा है, ठीक है। और जो ग्राउंड से एक्टिवेशन एनर्जी तक, यहाँ तक की एनर्जी होती है, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से मुझे सब पता चल गया, डेल्टा H इस केस में क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो यहां से मुझे पता चल गया कि क्या पॉजिटिव है क्या। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, अगर रिवर्सिबल है तो यहां से यहां तक की एनर्जी, इसको ध्यान रखेंगे, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है।
आओ अगर मैं बात करूं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, तो कहीं अगर ये मेरी रिएक्टेंट की एनर्जी है तो कहीं इससे नीचे, सॉरी ऊपर कर दो इसको, कहीं ये मेरी रिएक्टेंट की एनर्जी है तो ये मेरी कहीं प्रोडक्ट की एनर्जी होगी, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी रिएक्टेंट से। देखो केमिस्ट्री के अंदर जिसकी एनर्जी जितनी कम उतना स्टेबल होती है वो चीज़, तो यहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल था। फिर पूछोगे रिएक्शन क्यों हो रही है, रिएक्शन होती हैं बहुत चीज़ों की वजह से, एनर्जी ही सिर्फ एकमात्र रीज़न नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, सेम चीज़ लिखनी है। यहाँ से यहाँ तक की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का गैप डेल्टा एच है जो इस केस में निगेटिव है, यानी यही बता रहा है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोल लो, ठीक है। और बाकी आपको पता है नीचे से ऊपर तक की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, डेल्टा एच क्या है, निगेटिव है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो ये कर्व होते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के लिए। ये जो चीज़ यहाँ लिखी है वो यहाँ भी लिख दो, यहाँ ई बैकवर्ड इतना होगा, ई बैकवर्ड, ई एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ये बना दिया जो मैंने, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी, ठीक है। अब देखो एक कर्व रख लेता हूँ, एक साफ कर देता हूँ। कर्व आपको दोनों बनाने हैं, मुझे आगे की चीज़ें बतानी है, इसलिए मैंने साफ कर दिया। देखो आ जाओ, सबसे पहली चीज कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। देखो एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, नीचे से ऊपर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक की एनर्जी, माइनस क्या, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो भी है मेरे रिएक्टेंट की, ठीक है, ये होगी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल जो स्टार्टिंग में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। डेल्टा एच क्या हो गया, एंड पोटेंशियल एनर्जी, देखो फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस पोटेंशियल एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से भी, ये फॉरवर्ड का रिएक्शन माइनस इसमें से बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ये कम है। देखो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की यहाँ ज़्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ ज़्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड से, इसलिए डेल्टा एच यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस था। अगले वाले केस में जो था उसमें एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड कम थी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड से, जिसका डेल्टा एच क्या था, नेगेटिव था, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस था। तो डेल्टा एच को यहाँ से भी पता कर लेते हैं कि फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड की एक्शन एनर्जी, और डेल्टा एच हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट भी, रिएक्टेंट, ठीक है। ये सब भी डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। इसको साफ करते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि भैया एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो गई, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कुछ नहीं होता, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, द मिनिमम एक्स्ट्रा, जो भी मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हमें, रिक्वायर्ड बाय रिएक्टिंग स्पीसीज, बाय रिएक्टिंग स्पीसीज, energy required by reacting species for converting into product, ठीक है, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, यही एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन होती है। आपको पता ही होगा कि यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी देख रहे थे, ये एक्टिव फॉरवर्ड, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इतनी तो मेरे पास थी रिएक्टेंट की, इसकी एक्स्ट्रा एनर्जी जो चाहिए मुझे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोला था। बस भाई इसको यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। इतना ही कुछ था टेम्परेचर का रोल। अब हम कैटलिस्ट का रोल देख लेते हैं।
ठीक है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देख लेते हैं, अगला टॉपिक देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देख लेते हैं। देखो कैटलिस्ट के बेसिकली थ्योरेटिकल इफेक्ट है, यहाँ 3 पार्ट में पढ़ सकते हैं इसको, थ्योरेटिकल पढ़ सकते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल देखते हैं इसका, एक्सपेरिमेंटल कैसा होता है, या ग्राफिकल बात कर लेंगे, यहाँ ग्राफिकल बात कर लेंगे, ठीक है, और तीसरी चीज है इसकी क्या, इसकी है न्यूमेरिकल्स या मैथमेटिकल एस्पेक्ट, न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल, ये सिलेबस की बात नहीं है, वैसे तो न्यूमेरिकल सिलेबस की बात नहीं, मैथमेटिकल ये आपको अगर कोई वैसा एग्जाम होता तो पूछा जाता है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं भैया क्या क्या इफेक्ट होते हैं कैटलिस्ट के, तो पॉइंट लिख लेंगे, पॉइंट लिखेंगे क्या क्या इफेक्ट। सबसे पहली चीज देखो जो है क्या, जो मेरा कैटलिस्ट, पहला पॉइंट, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। भैया कैटलिस्ट जो है वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं लाता, या कोई चेंज नहीं लाता इनके और इन देयर एनर्जी लेवल, उनके एनर्जी लेवल में कोई चेंज नहीं लाता। अभी बताऊंगा, ये सब थ्योरी लिख लो, फिर बात करेंगे इसके ग्राफिकल की। दूसरी बात क्या है, जो कैटलिस्ट है होता है डज नॉट चेंज ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच पर कोई चेंज नहीं लाता है, या कह सकते हैं कैटलिस्ट डज नॉट चेंज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक ऑफ रिएक्शन, ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट केमिस्ट रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड बात क्या समझेंगे, ठीक है भैया, जब थर्मोडायनेमिक्स पे फर्क नहीं पड़ता तो कैटलिस्ट किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं कर सकता, या किसी भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस नहीं कर सकता। तो कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, ये भैया स्पॉन्टेनिटी पर कोई फर्क नहीं डालेगा किसी भी रिएक्शन की, ठीक है। देखो अब कैटलिस्ट फिर जब इन सब चीजों पे फर्क नहीं डाल रहा है तो फर्क किस चीज पर डाल रहा है, मैंने कहा किस चीज पर फर्क डाल रहा है, देखो कैटलिस्ट जिस पे फर्क डालता है वो है कैटलिस्ट चेंज द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, देखो उस चीज को समझो। कैटलिस्ट क्या करते हैं, हमने किसी रिएक्शन में डाला, कैटलिस्ट डाला, जैसे कोई एक रिएक्शन थी ए गिविंग बी, ये रिएक्शन ठीक है 5 मिनट में 50 मिनट में हो रही थी, ठीक है, तो मैंने कोई कैटलिस्ट डाल दिया, ए गिविंग बी कोई कैटलिस्ट डाल दिया, अब ये रिएक्शन मेरी 1 मिनट में हो रही है, तो कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ कैटलिस्ट स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते नहीं है, ऐसा भी होता है कैटलिस्ट स्पीड ऑफ रिएक्शन को घटा भी देते हैं, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को घटाते हैं वो पॉजिटिव, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं वो निगेटिव कैटलिस्ट होते हैं, वो क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट है, उससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, बस याद रखो कि वो घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं। तो जो मेरा कैटलिस्ट है वो सिर्फ रेट को अफेक्ट करेगा, ना मेरे ए गिविंग बी, ये ठीक है ये टाइम में हो रही थी किसमें 50 मिनट में, दूसरी रिएक्शन ए गिविंग बी ये टाइम में हो रही है 1 मिनट में, तो मेरा जो कैटलिस्ट है ये ना ए के कंसंट्रेशन को अफेक्ट करेगा, ना बी के कंसंट्रेशन को अफेक्ट करेगा, ना इनकी स्पॉन्टेनिटी को अफेक्ट करेगा, सिर्फ क्या अफेक्ट करेगा इनके रेट को, इनके बीच की थ्रेशोल्ड एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी को, वो सब समझेंगे अभी। आगे के और 1-2 पॉइंट देख लो। फोर्थ, कैटलिस्ट पार्टिसिपेट, कैटलिस्ट जो है वो पार्टिसिपेट करता है इन रिएक्शन मैकेनिज्म, या बोलूं इन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। भैया कैटलिस्ट रिएक्शन के मैकेनिज्म में तो पार्ट पड़ता है, पार्ट एंड चेंज द इंटरमीडिएट को भी बदल देता है, नया इंटरमीडिएट भी बना देता है, चेंज द इंटरमीडिएट, ऑल दो, जबकि कैटलिस्ट जो होता है, ऑल दो कैटलिस्ट नेवर अपीयर इन द रिएक्शन, नेवर अपीयर इन द रिएक्शन, इस स्टेटमेंट को समझाता हूं, ये रिएक्शन या ओवरऑल रिएक्शन। देखो समझो कोई रिएक्शन है ए गिविंग बी, और ये बन रही है कुछ कैसे कि इसकी मैकेनिज्म की बात करूं, ये बन रही है ए गिविंग एक्स, ठीक है, एक्स गिविंग वाई और वाई गिविंग
बी, ये कुछ मैकेनिज्म हो रही है इसकी, ठीक है। तो क्या होगा, ए अगर मैंने इसमें रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल दिया तो कैटलिस्ट यहाँ ओवरऑल रिएक्शन में शो नहीं हो रहा है, पर क्या होगा, ए कैटलिस्ट रिएक्ट करेगा, एक्स बनाएगा, एक्स से कैटलिस्ट रिएक्ट करके कैटलिस्ट के साथ कैटलिस्ट बाई कॉम्प्लेक्स बना लेगा, फिर कैटलिस्ट बाई कुछ कैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, बी में। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ए और बी, ठीक है। इसमें कैटलिस्ट शो नहीं हो रहा, पर मेरा रिएक्टिव इंटरमीडिएट को चेंज कर देता है मेरा क्या, कैटलिस्ट, और वो मैकेनिज्म में शो होता है पर ओवरऑल रिएक्शन में शो नहीं होता, ठीक है। अगली बात क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज कैटलिस्ट, क्या नहीं, देखो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं डालता है, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं आता, सिर्फ रेट ऑफ द रिएक्शन पे फर्क डालता है, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट इज, ये जो कैटलिस्ट फिर काम कैसे करता है, कैटलिस्ट प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ, अल्टरनेट पाथ टू द रिएक्शन, भैया कैटलिस्ट जो है वो अल्टरनेट प्रोवाइड करा देता है मेरी रिएक्शन को। देखो अब ये सब चीजें हम ना अपने, ये सब नोट कर लो आप, ये सब नोट कर लो, ये सब चीजें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे कि कैटलिस्ट में ऐसा हो रहा है क्या, वाकई में कैसा है। देखो मैं बताता हूँ, देखो पोटेंशियल एनर्जी कर्व जो बनाया था, ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व था, यहाँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट थे, आरसी रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये कुछ रिएक्टेंट था, ये ऐसे करके इसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी EAF फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी थी, यहाँ से यहाँ तक की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट थी, और यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट थी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी डेल्टा H थी, ठीक है। देखो जब आगे समझो, आ जाओ। अब ये तो बिना कैटलिस्ट के प्रेजेंस में है, अब मैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन ऐसे होगी, यहाँ तक जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी देखो, दिस एनर्जी इज EAC, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इसको बोल दूंगा एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी होगी, भाई मैं थक गए, मेरे हाथ लिखते लिखे, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो देखो EAC की वैल्यू हमेशा EAF या एक्टिवेशन एनर्जी से कम होगी, तो ऑब्वियसली अब मेरे पास एक नया पाथ है, वो पाथ है ये, यहाँ अब मेरी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, पहले यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, तो ये एक मेरा अल्टरनेट पाथ दे दिया, इसने एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट किया, और थ्रेशोल्ड एनर्जी भी, पहले यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, अब यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी, आपको अलग अलग डायग्राम बनाने इसके, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी अफेक्ट कर दिया, क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट अफेक्ट हुई, नहीं, क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट अफेक्ट हुई, नहीं, क्या डेल्टा H अफेक्ट हुई, नहीं, तो स्पॉन्टेनिटी चेंज हुई क्या, नहीं, ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। तो जो चीज बात की थी वही कैटलिस्ट ने अफेक्ट की है, ठीक है। सिर्फ इंटरमीडिएट में पार्ट करता है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को फर्क पड़ेगा तो इंटरमीडिएट को चेंज कर देगा, पर थर्मोडायनेमिक्स को चेंज नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ रेट को चेंज करेगा, या तो उसको फास्ट कर देगा या स्लो, जनरली फास्ट करते हैं, उन्हीं को हम पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। ये सब हमारी बात होगी, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, कैटलिस्ट के बारे में इतना ही जान लो, काफी है आप सबके लिए, ठीक है। बस यही था इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब दो बहुत छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, वो बता देता हूं। नेक्स्ट इज effect of UV light and effect of pressure। देखो दो चीज है, इफेक्ट ऑफ यूवी लाइट एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो यूवी लाइट भी क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कैसे करती है, देखो जैसे एग्जांपल बताऊं, H2 + Cl2 गिविंग 2HCl, अगर ये रिएक्शन डार्क में हो रही हो तो ये बहुत स्लो होती है, वेरी स्लो होती है। वहीं यही रिएक्शन H2 + Cl2 Hmu, इसको यूवी लाइट बोलते हैं, ठीक है, रेडिएशन की प्रेजेंस में हो रही है तो ये 2HCl ये मेरी फास्ट होती है। तो हम कह सकते हैं कि यूवी लाइट या लाइट की प्रेजेंस से, यूवी लाइट की प्रेजेंस से मेरी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने लगता है, फास्ट होने लगता है। और ये स्पेशली होता है, स्पेशली फॉर फ्री रेडिकल, स्पेसिफिकली मोर कंसिडरेबल इन
फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑब्वियसली जो फोटोकेमिस्ट्री फोटो की प्रेजेंस होगी फोटोकेमिकल रिएक्शन, और इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और इन फ्री रेडिकल रिएक्शन, जो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के थ्रू होती है ना रिएक्शन, उनमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं। देखो वैसे तो प्रेशर कोई ऐसा खास फर्क नहीं डालता है मेरा रेट ऑफ रिएक्शन पर याद करें कि प्रेशर के इंक्रीज से रेट ऑफ रिएक्शन फिर भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है ऑब्वियसली। कैसे समझो, क्योंकि आर्रेनियस ने बताया कोलिजन अगर बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है। देखो तो क्या हो गया, पहले इस डब्बे का प्रेशर कुछ P1 था, इसमें कुछ पार्टिकल थे, इनके बीच में कुछ कोलिजन हो रहा होगा। अब इसका प्रेशर मैंने P2 कर दिया, इसका प्रेशर P2 कर दिया। अब जब मैंने जाना कि P2 ग्रेटर देन है P1 से, जब ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा तो इसमें क्या होगा, कोलिजन ज़्यादा होंगे, और कोलिजन ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। बस ये एक गंदी सी थ्योरी है इफेक्ट ऑफ प्रेशर के लिए कि भैया प्रेशर बढ़ने से थोड़ा नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ रहे होंगे और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही होगी। इसके अलावा प्रेशर का एज सच कोई अलग से ज़्यादा स्पेसिफिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो भैया ये हो गया हमारा प्रेशर का इफेक्ट, ये हो गया हमारा यूवी लाइट का इफेक्ट, और ये हो गया हमारे केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरी। देखो एक दिन को पकड़कर सब न्यूमेरिकल करा दिए जाएंगे आपके, आप पहले खुद से सॉल्व करो, बाकी केमिकल काइनेटिक्स के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सबके न्यूमेरिकल पकड़ के करा दूंगा बिल्कुल एक दिन में, ठीक है। उसको अच्छे से पढ़ो, थ्योरी को अच्छे से पढ़ो, न्यूमेरिकल खुद हो जाएंगे। एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन देखो, वो आपको मिले ही हैं, ठीक है। असाइनमेंट करो, इसका असाइनमेंट भी आपको मिलेगा केमिकल काइनेटिक्स का, आप लगाओ। सब कुछ पढ़ाया, कुछ भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ा है जो नहीं पढ़ाया हो, ठीक है। असाइनमेंट करो तभी मजा आएगा भाई, बाकी क्वेश्चन भी करा देंगे। और केमिकल काइनेटिक्स को यहीं विराम देते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ा दिए, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं भाई। प्रैक्टिस करो, सबसे बड़ी चीज है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से चीजें आती हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा आपको ये चैप्टर। थ्योरी को बार बार रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, ठीक है, उसी से आएगा। तभी मेरे से स्ट्रॉन्ग है, तभी आपके भी स्ट्रॉन्ग होगा ये चैप्टर, ठीक है। बाकी इसको पढ़ लो, बहुत अच्छे से काम का चैप्टर है, हर एग्जाम में इसका बहुत अच्छा वेटेज है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। जो जो जगह इंपॉर्टेंट बताइए कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, सच में वो सच में इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही नहीं बोला है, तो उसको पढ़ लेना। बाकी कोई भी डाउट हो तो मैं बैठा हूँ, मुझसे पूछो, क्वेश्चन फेंको, मैं सोल्व करके भेजूंगा, ठीक है। किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, और आपको पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी की थ्योरी लाइन बाई लाइन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज करो, ठीक है। पहले थ्योरी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, फिर आपको नोट्स दिए हैं वो पढ़ लो, ठीक है। आप सब कुछ पढ़ो तभी मजा आएगा। बाकी थैंक यू सो मच, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, बाकी कोई दिक्कत हो पूछ लेना।